दुनिया जब ये मानकर थोड़ी राहत की सांस लेने लगी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव आखिरकार थमने वाला है, तभी मिडिल ईस्ट से एक और भयावह तस्वीर सामने आती है। एक तरफ 2 हफ्तों का सीज फायर घोषित होता है, तो दूसरी तरफ लेबनान में ऐसी तबाही मचती है जिसने इस पूरे समझौते पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालात इतने गंभीर है कि सीज फायर के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि लेबनान में हुए हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लेबनान को शोक घोषित करना पड़ा। अब सवाल ये है कि जब दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हो चुका था, तो इतना बड़ा हमला क्यों हुआ? क्या इस हमले से सीज फायर समझौता टूट जाएगा? इस हमले के पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ लेबनान तक सीमित है या पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े संघर्ष की आहट है? और अब आगे क्या होगा? क्या पीस टॉक सच में आगे बढ़ेगी या ये सीज फायर सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। सीज फायर के एक ही दिन में इजराइल की तरफ से किए गए भीषण हमलों में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले इतने तेज और लगातार थे कि महज 10 मिनट में करीब 100 एयर स्ट्राइक्स की गई। इजराइल ने साफ कर दिया कि अमेरिकी ईरान के बीच हुआ सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता और इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई और तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने इटर्नल डार्कनेस नाम से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत महज 10 मिनट के अंदर करीब 50 फाइटर जेट्स ने 100 से ज्यादा टारगेट्स पर लगभग 160 बॉम्ब्स गिराए। ये हमले बैरूत, बेका वैली और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में एक साथ किए गए, जहां हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन इन हमलों का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, रिहायशी इलाकों में भी भारी तबाही देखने को मिली। दक्षिणी लेबनान में लगातार आर्टिलरी शेलिंग और एयर स्ट्राइक जारी रही और एक हॉस्पिटल के पास हुए हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिससे अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ गया। राजधानी बैरूत के कई इलाकों में लोग दहशत में अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इन हमलों के बाद साफ तौर पर कहा कि वो इजराइल की किलिंग मशीन को रोकने के लिए लेबनान के सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधनों को जुटा रहे हैं। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्री रकान नासरुद्दीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत मदद की अपील की है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों के घायल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गई है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी जमीन पर हालात कुछ और ही थे। वाशिंगटन और तेहरान के बीच समझौते के कुछ ही घंटों के भीतर गल्फ देशों में खतरे के अलर्ट बजने लगे। यूएई, बहराइन और कुवैत ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा साफ दिख रहा था। यूएई के अधिकारियों ने बताया कि उनके सिस्टम लगातार इन हमलों को इंटरसेप्ट कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया कि अलग अलग जगहों पर जो धमाके सुनाई दिए वो दरअसल हवा में ही मिसाइल और ड्रोन्स को नष्ट करने की कार्रवाई का हिस्सा थे। अबू धाबी में एक बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट भी इन हमलों की चपेट में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर के बाद कुछ समय के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाजों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन लेबनान में इजरायली हमलों के बाद इसे फिर से रोक दिया गया है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले में एक सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे, यहाँ तक कि पूरी सभ्यता को खत्म करने जैसी चेतावनी भी दी गई थी। इसी दबाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच ये 2 हफ्तों का सीज फायर तय हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों से यूएई लगातार ऐसे हमलों का सामना कर रहा है, जहां ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में तेल और गैस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत में भी हालात तनावपूर्ण रहे और कुवैती सेना के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 28 ड्रोन्स को मार गिराया। ये हमले ऑयल फैसिलिटीज, पावर स्टेशन और पानी के प्लांट जैसे अहम ठिकानों पर किए गए थे। कई हमलों को रोक लिया गया, लेकिन कुछ जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ। सऊदी अरेबिया भी इससे अछूता नहीं रहा। दूसरी तरफ ईरान खुद भी हमलों से नहीं बच पाया। लावान आइलैंड पर एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। लेबनान में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले और तेज कर दिए हैं। बैरूत और उसके आसपास लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यूएस ईरान सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने इस पूरे ऑपरेशन को इटर्नल डार्कनेस नाम दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी, तो फिर लेबनान में ये हमले क्यों हो रहे हैं? दरअसल इजराइल ने कहा है कि ये सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है।
यही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी दोहराई है और कहा है कि हमने ऐसा वादा कभी नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ ईरान की 10 शर्तों में से एक यही थी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर हमले रोके जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो शर्तें तय हुई थी वो साफ है और वॉशिंगटन को तय करना होगा कि वो सीज फायर चाहता है या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना चाहता है। उनका ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश है कि अगर शांति चाहिए तो इजराइल की कार्रवाइयों को भी रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जब तक समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक यूएस फोर्सेस ईरान के आसपास तैनात रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शर्तों का पालन नहीं हुआ तो संघर्ष पहले से ज्यादा बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रपोजल की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जब आधार ही टूट चुका है तो आगे बातचीत का कोई मतलब नहीं बचता। पाकिस्तान की मीडिएटर और पीछे चल रही बातचीत के बावजूद हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल का लेबनान पर यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े कारण हैं। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इन हमलों के चलते करीब 65,000 इजरायली नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े और यही एक बड़ा कारण बना कि इजराइल ने लेबनान से सीधी सैन्य कार्रवाई शुरू की। इजराइल का एम है कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को कमजोर करना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। इसके साथ ही इजराइल दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाना चाहता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी ना हो, जिससे उसकी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर मिडिल ईस्ट में हुए हमलों में हुई मौतों की बात करें तो लेबनान में अब तक 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 23 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने अपने हाल के आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन एक अमेरिकी एनजीओ के अनुसार ईरान में अब तक करीब 3400 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 1600 से ज्यादा आम नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट शांति प्रस्ताव दिया गया है वो एक वर्केबल बेसिस है, जिस पर आगे बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान ने भी इस प्रक्रिया में मीडिएटर की भूमिका निभाई और कहा कि 10 अप्रैल से इस पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जमीन पर हालात बने हुए हैं उससे ये कहना मुश्किल है कि ये बातचीत कितनी सफल होगी। सीज फायर के बावजूद हुए इन हमलों के बाद ईरान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने साफ साफ अमेरिका पर सीरियस आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि उसे अमेरिका पर पहले से ही भरोसा नहीं था और ये डिसट्रस्ट कोई नया नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका बार बार कमिटमेंट्स तोड़ता रहा है और इस बार भी वही पैटर्न रिपीट हुआ है। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए। ईरान ने एक 10 पॉइंट प्रपोजल दिया था जिसे नेगोशिएशन के लिए एक वर्केबल फ्रेमवर्क माना जा रहा था। खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी माना था कि ये बातचीत का एक बेस बन सकता है, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान का आरोप है कि इस प्रपोजल की 3 बड़ी क्लॉजेस वायलेट कर दी गई। पहला, सीज फायर वाला क्लॉज। ईरान का कहना है कि लेबनान समेत पूरे रीजन में तुरंत सीज फायर होना था, लेकिन लेबनान में हमले जारी रहे। दूसरा, एयर स्पेस वायलेशन। ईरान के मुताबिक एक ड्रोन उनके एयर स्पेस में घुसा। ईरान इसे सीधा सीधा वायलेशन मान रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि आगे कोई भी एयर स्पेस ब्रीच नहीं होगा। तीसरा है यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा। ईरान का कहना है कि उसका एनरिचमेंट का अधिकार इस फ्रेमवर्क में शामिल था, लेकिन अब उसे भी डिनाई किया जा रहा है। तो ईरान का साफ कहना है कि जिस वर्केबल बेसिस पर बातचीत होनी थी वही शुरुआत से पहले ही टूट चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीज फायर का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है। दुनिया की निगाहें अब इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या बातचीत से कोई स्थायी हल निकलेगा या फिर ये संघर्ष और भी बड़े युद्ध में बदल जाएगा? आप मिडिल ईस्ट के इस पूरे क्राइसिस पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।